इंजीनियर के लिए, जिसके थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होता है, दैट इज ट्रू। लेकिन अब उसमें उसके अलावा भी मेरे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं, और कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ डेटा के साथ, जो मे बी हमें डाउट है कि यार इतना मार्क्स मेरे को रिक्वायर्ड है गेट एग्जाम के थ्रू, मेरे को अगर करियर बनाना है, तो एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो है वो गेट 2024 का आईआईसी बेंगलोर ने रिलीज किया था। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बहुत सारे जो है वो एक सरप्राइजिंग एनालिसिस जो है मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा कि यस, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू करियर बनाना अब बहुत ज्यादा आसान हो गया है, बहुत ज्यादा आसान हो गया है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। सी ऑल ऑफ यू फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि अगर मैं पूरे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और एक मैकेनिकल ब्रांच, ये दो ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के अंदर बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। ऑल्दो कि अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो दोबारा से रिवाइज होना स्टार्ट हो गया। देखो इंजीनियरिंग का अगर पिछले अगर तुम 20-30 साल का एनालिसिस करोगे इंजीनियरिंग डोमेन का, तो ये 8 साल का साइकिल है, 8 साल का साइकिल है। 8 साल रेज करेगा, 8 साल डाउन जाएगा, 8 साल रेज करेगा, 8 साल डाउन जाएगा। ये निकाल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। डाउनफॉल इंजीनियरिंग डोमेन में आना स्टार्ट हुआ था 2016-17 के आसपास। 2016-17 के बाद से कॉलेजेस में इंजीनियरिंग की तरफ बच्चों का जो है इंटरेस्ट थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया था, तो जो एडमिशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। और ये मिनिमम मैं बोलूंगा जो हिट किया है 2020-21 के आसपास जो है मिनिमम हिट हुआ इंजीनियरिंग के अंदर। और जो पीक हिट किया, मतलब अगर मैं बोलूं कि हम इसको किसके बेस पे सर एनालिसिस कर सकते हैं, कोई क्राइटेरिया है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कि ऐसे ये तो हवा में बात होगी कि मिनिमम गया मैक्सिमम गया, ये तो हवा में बात होगी। डाटा क्या बोलता है? देखो डाटा के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड चीज को फॉलो करना पड़ता है। तो गेट एक ऐसा एग्जाम है जो एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, और इसके से जो डाटा निकल के आएगा उसको हम एक मान सकते हैं कि यस, अगर गेट के में ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये इंजीनियरिंग वर्ल्ड में ऐसा हो रहा होगा। जैसे गेट एग्जाम ने अपना पीक हिट किया था तकरीबन 2016-17 के आसपास, जिस टाइम पे तकरीबन 12.5 लाख लोगों ने पेपर दिया था। 12.5 लाख। कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई करता है गेट एग्जाम? है आइडिया, अंदाजा? अंदाजा ये रेंज वेरी करता है 15 से 18% के बीच में। 15 से 18% के बीच में गेट एग्जाम को बच्चा क्वालिफाई करता है, ठीक है जी। अब 12.5 लाख का 18% मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। 12.5 लाख का 18% कितना होता है? अंदाजा रफली 2 लाख के आसपास। तो 12.5 में से 2 लाख बच्चा क्वालिफाई किया गेट एग्जाम कब? 2016-17 के आसपास। अब जब हम गेट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, चाहे वो हायर स्टडीज का, चाहे जॉब का, पब्लिक सेक्टर का, या कोई भी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो अगर उसमें तुम्हें अप्लाई करना होता है गेट के थ्रू, तो वहां पे कहीं पे ये नहीं मेंशन होता है कि तुम्हारे इतने मार्क्स होने चाहिए या तुम्हारा इतना गेट स्कोर होना चाहिए तभी तुम अप्लाई कर सकते हो। ऐसा लिखा होता है कहीं पे? अगर कोई पब्लिक सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो क्या वो पब्लिक सेक्टर लिखता है कि आपका गेट में इतना रैंक होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो? नहीं लिखा होता है। तो इट मींस कि सारे के सारे 2 लाख बच्चे एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए फॉर ऑल द ऑप्शंस जो गेट के थ्रू आता है, राइट? नाउ व्हाट इज द सिनेरियो दिस ईयर 2024 में क्या हुआ? 2024 का डाटा क्या है? 2024 में मैं बोलूंगा शायद मेरे को लगता है ये मिनिमम हिट किया है, जिसमें 4.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया। कितने? 4.5 लाख। क्वालिफाई मैक्सिमम ले लो अगेन 18%। 4.5 लाख का 18% कितना हुआ? रफली 80,000 के आसपास, रफली, ठीक है जी। तो 2 लाख वर्सेस 80,000, तो 2 लाख बच्चा उस टाइम पे एलिजिबल था टू अप्लाई फॉर ऑल द ऑप्शंस। हायर स्टडीज है, चाहे जॉब की है, पब्लिक सेक्टर का। अब 2024 में कितना क्वालिफाई किया? 80,000। और 80,000 बच्चा एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए फॉर ऑल द ऑप्शंस, जो भी गेट के थ्रू निकल के आता है। ध्यान से सुनना। नाउ आप लोगों में से कईयों ने 3rd ईयर में पेपर दिया होगा गेट का। दिया था? यस दिया था। चलो मैं मान के चल रहा हूं कुछ ने क्वालिफाई भी किया होगा। अब मेरे को बताओ, जब आपने 3rd में गेट क्वालिफाई किया तो कहीं पे एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए? नहीं। तो सिमिलरली ये जो 80,000 बच्चा क्वालिफाई किया है, इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो 3rd ईयर में एलिजिबल है, जो जिसने 3rd ईयर में क्वालिफाई कर लिया। कम से कम 10,000 बच्चा, कम से कम 10,000 बच्चा आउट ऑफ 80,000 ऐसा है जिसने 3rd ईयर में क्वालिफाई कर लिया गेट, लेकिन एलिजिबल नहीं है उस साल में अप्लाई करने के लिए। तो कितना बचा पीछे? 70,000। एक चीज आपको यह भी पता है कि अब आप लोग 2 गेट के पेपर दे सकते हैं। 2016-17 में नहीं दे सकते थे, अब 2 गेट पेपर दे सकते हो। दे सकते हो ना? आप लोगों ने, कईयों ने भरा होगा कि एक गेट भरा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक भरा होगा इंस्ट्रूमेंटेशन में।
या एक गेट भरा होगा मान लो मैथमेटिक्स में, या भरा होगा स्टैटिस्टिक्स में, या भरा होगा इलेक्ट्रिकल में, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर टू पेपर्स। अब इस 70,000 में बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसने 2 गेट पेपर से क्वालिफाई किया है, लेकिन वो एट ए टाइम एक यूज करेगा। कम से कम 10,000 बच्चा, तो कितना 70,000 में और 10,000 निकाल दो, कितना बचा 60,000। नाउ यू कंपेयर 60,000 वर्सेस 2 लाख। नाउ यू कंपेयर 60,000 वर्सेस 2 लाख। वहां पे 2 लाख बच्चा एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, नाउ ओनली 60,000 बच्चा अप्लाई करने के लिए। ये तो एक डाटा है। सरप्राइजिंग फैक्ट्स तो भी आएंगे, स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। मैंने तुम्हें बोला इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ब्रांच 2016-17 में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का डाटा उठा के देखना, आउट ऑफ 12.5 लाख बच्चा तकरीबन 2 लाख के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 2 लाख के आसपास बच्चा ओनली मैकेनिकल का था, और 1.5 लाख प्लस बच्चा ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स का था जिसने गेट के लिए अप्लाई किया था। अब आज है 4.5 लाख बच्चा। अब इस 4.5 लाख में अगर मैं 5-6 कोर ब्रांचेस की बात करूं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, अगर मैं इन्हीं की बात करूं, जो सबसे कम नंबर जो बच्चा अप्लाई कर रहा है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और इससे भी जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं वो क्या है, आप में से कितने लोगों को लगता है, या आप में से कितनों ने गेट के लिए अप्लाई किया इस बार? करना रेज हैंड, करो करो करो, एक दूसरे को किसी को नहीं पता चलेगा। चलो, आप लोगों में से मेजॉरिटी ने क्या टारगेट किया है? कितना आप में से कितनों ने पब्लिक सेक्टर टारगेट किया है कि मेरे को पब्लिक सेक्टर जाना है? किसी ने भी नहीं, बाकी ने सभी ने हायर स्टडीज किसने टारगेट किया है? ठीक है, गुड। नाउ ये जो जितना बच्चा है जिन्होंने गेट में अप्लाई करता है, नॉर्मली उसका मेन टारगेट पब्लिक सेक्टर होता है मेजॉरिटी केसेस में, अगर मैं उसमें बात करूं तो। अब अगर मैं बोलूं कि अगर आप लोगों ने टारगेट किया है कि सर मेरे को वीएलएसआई डोमेन में हायर स्टडीज में जाना है, ठीक है, राइट, मैंने टारगेट किया मेरे को आईटी बॉम्बे में जाना है, आईटी बॉम्बे में मेरे को वीएलएसआई लेना है, या आईटी दिल्ली में मेरे को वीएलएसआई लेना है, या कानपुर में लेना है, मतलब जो टॉप 8 आईटीज, लेट अस सपोज आईसी बेंगलोर आल्सो, क्या आईसी बेंगलोर में मेरे को वीएलएसआई करना है, या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, या जो भी आपकी कोर में है जिसमें आपको पता है कि प्लेसमेंट इज वेरी गुड। अब आपको क्या लगता है कितने नंबर चाहिए मेरे को गेट में, कि मेरे को अगर सपोज आईसी बेंगलोर से कॉल चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी, हाँ जी 45, और कोई 55, और कोई 60 प्लस। मेजॉरिटी को यहीं पे डाउट है कि मेरे को इतने नंबर चाहिए, 50 प्लस नंबर। मैं एक जेनरिक लेके चल रहा हूं कि अगर मेरे को आईटी मतलब टॉप 8 आईटीज इंक्लूडिंग आईसी बेंगलोर से अगर मेरे को वीएलएसआई उठाना है तो मेरे को 50 प्लस मार्क्स चाहिए। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गेट 2024 के अंदर 50 प्लस नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? हैं जी? ये शीट देखा आप लोगों ने? देखा आप लोगों ने शीट? ये आईसी बेंगलोर ने गेट 2024 के बेस पे एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिलीज किया है जिससे बहुत फैक्ट्स निकल के आए हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्स निकल के आए हैं। अब ये है क्या चीज है, मैं इसमें एक शीट ओपन कर रहा हूं जिसमें ये बता रहा है कि किस ब्रांच के कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज, देखो क्या लिखा है, पेपर वाइज एंड कैटेगरी वाइज रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, कि जिसने गेट क्वालिफाई किया है, जिसने गेट क्वालिफाई किया है उसके एक्चुअल में 100 में से नंबर कितने आए हैं ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज। अब मैं खोल रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स का, इस इज द कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। अब ये देखो, जनरल कैटेगरी 50 प्लस मार्क्स लेने वाले कितने लोग हैं? 128 प्लस 21 प्लस 1 प्लस 1 कितने? 151। ओनली 150 बच्चा, ओनली 150 स्टूडेंट। और हर किसी का अपना प्रायोरिटी भी होता है कि हर किसी का प्रायोरिटी आईसी बेंगलोर नहीं होता, हर किसी का प्रायोरिटी डिफरेंट होता है। कईयों का स्कोर बहुत अच्छा होता है और वो चाहता है कि नहीं सर मेरे को आईटी रोपड़ जाना। मान लो सोच आप में से कोई पंजाब से बिलोंग करता है, सर मेरे को आईटी रोपड़ चाहिए, मार्क्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, सर ठीक है मेरे को दूर नहीं जाना, मेरे को पंजाब में ही रहना है या अपने नजदीक ही रहना है, तो वो भी चीज होती है ना। तो मेन पॉइंट इज ये जो आपको टेबल है ना, ये वाला, ये जो टेबल है
इसका कंपैरिजन करना बाकी ब्रांचेस के साथ, यहां पे स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हाईएस्ट मार्क्स इस बार हिट किया है तकरीबन, मतलब ओनली एक बच्चा है जिसके 80 प्लस है। ये आप पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि 80 प्लस मार्क्स लेने वाले कितने लोग रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जो हाईएस्ट हिट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स का 15 साल, पिछले 15 साल में बोलूं, 15 में से 14 बार 80 to 85 के बीच में आया है, 80 to 85 के बीच में आया है। अब इसमें इट मींस कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो 15 नंबर का ऐसा पार्ट है जो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली जो आपके सब्जेक्ट्स कम्युनिकेशन और ईएमएफटी से रिलेटेड है। वो 15 नंबर का ऐसा पार्ट है कि जिसमें वो डिफिकल्ट पार्ट आता है और उसको हिलाना मतलब बहुत अच्छे लेवल का प्रिपरेशन चाहिए उसके लिए, या टाइम चाहिए उसके लिए कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये होता है हर साल, आपने सभी ने जो कर रहे हैं तैयारी प्रीवियस ईयर उठाए होंगे, लगाए होंगे आप लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेफ स्कोर है, अगर मैं बोलूं कि सेफ स्कोर, अगर हम बात करें सेफ स्कोर, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं जनरल कैटेगरी की, 50 प्लस ओनली 151 स्टूडेंट, और जो 35 प्लस मार्क्स लेने वाले हैं, 35 प्लस मार्क्स, उसमें भी आप लगाओ कि तकरीबन 500, 600, 650, 700, 750, तकरीबन 1000 के आसपास बचे हैं 35 प्लस मार्क्स लेने वाले। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ओवरऑल जो वैकेंसीज में बात करूं, आईआईटीज की बात करूं, और अगर तुम्हारी मैं कोर ब्रांचेस की बात करूं, कोर ब्रांचेस में जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, वीएलएसआई आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, कंट्रोल सिस्टम आ गया, सिग्नल्स आ गया, अगर तुम्हें इस डोमेन में अगर सपोज हायर स्टडीज में जाना है, तो जो सेफ स्कोर इज जनरल कैटेगरी के लिए दैट इज ओनली 35 मार्क्स, ओनली 35 मार्क्स। सेफ स्कोर बोल रहा हूं मैं, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 30 पे भी हो जाता है, और हो जाता है 30 पे भी, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अभी तो मैं कोर ब्रांचेस की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो मैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में गया ही नहीं हूं मैं, अभी मैं जहां पे सारी ब्रांच का बच्चा एलिजिबल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को कहां पे एडवांटेज मिलता है वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा मैं। देखो मैं अभी आज यहां पे गेट के क्या फायदे उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन गेट्स के कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे एटलीस्ट यू गेट मोटिवेटेड, खास करके वो बच्चे जिनका प्लेसमेंट मान लो नहीं हुआ है और जो आगे बहुत अच्छा करियर सोच रहे हैं कि मेरे को आगे प्रोसीड करना है, राइट। तो जो सेफ स्कोर है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 35 मार्क्स में सेफ स्कोर लेके चलो कि 35 नंबर आ गए तो तुम्हें आईआईटी मिल ही जाना है। और इस बार का ये रहा है फैक्ट्स, इस बार का डाटा ये बोल रहा है, क्योंकि दिस पोस्ट गेट एक गाइडेंस होता है कि गेट के एग्जाम के बाद जितना एफर्ट तुम्हें गेट के एग्जाम तक लगाना पड़ता है, उसके बाद अभी वहां पे जर्नी खत्म नहीं हुआ है, कम से कम उसके बाद भी 2-4 महीने का प्रोसेस होता है कि मेरे सिर्फ 35 मार्क्स आए जिसके बेस पे मेरा 500 गेट स्कोर है, मेरा 7.8 सीजीपीए है एंड आई बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी। तो ये तुम्हारे क्रेडेंशियल के बेस में मेरे को अब सर अप्लाई कहां पे करना होता है, ये अगला चैलेंज है कि मेरे को अप्लाई कहां पे करना होता है, क्योंकि इट इज नॉट लाइक कि देखो जिसका गेट स्कोर तो बहुत अच्छा आ गया, जिसका मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, उसको तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज मिल ही जानी, उसमें कोई है ही नहीं कंडीशन। लेकिन द पॉइंट इज कि सर मेरे आए 28 मार्क्स, अब बताओ सर 28 मार्क्स के लिए क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है कि जिसके बेस पे मैं कोई आईटी में ऐसा प्रोग्राम में हिट कर सकता हूं मैं जिसमें मेरे को प्लेसमेंट ऑप्शन बहुत अच्छा मिल जाए, जहां से मेरा करियर ओपन हो जाए। ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन हमें बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि मेरे को एटलीस्ट मार्क्स चाहिए, मेरे को क्वालिफाई करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ये दो ब्रांचेस के लिए तो मैं हर जगह यही बोल रहा हूं कि अगर तुम गेट क्वालिफाई भी कर लेते हो, मेयर गेट क्वालिफाई कर लेते हो, then also you are having chances to get into the IIT। मैं NIT की तो भी बात ही नहीं कर रहा हूं, NIT is very easy इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे के लिए। लेकिन हमें ये देखना है ऑब्वियसली कि हमें बेटर से बेटर ऑप्शन लेके जाना है, बेटर से बेटर ऑप्शन लेके जाना है। तो उसके लिए अगर तुम गेट क्वालिफाई भी कर लेते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट द कॉल। दूसरा चीज, अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर हायर स्टडीज डोमेन में जाने के बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको है, दो ब्रांचेस, एक कंप्यूटर साइंस और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। रीजन, उसके लिए रीजन क्या है? रीजन इज दिस, द सैलरी पैकेजेस। अगर कोई मैकेनिकल में कोर ब्रांच में कोई जा रहा है ना, थर्मल में या डिजाइन में या प्रोडक्शन में, उसके जो सैलरी पैकेजेस जो कंपनी वहां पे प्लेसमेंट के लिए आती है, या इलेक्ट्रिकल के लिए कोर ब्रांचेस के लिए कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, वो 15-18 लाख से ज्यादा पैकेज नहीं देती है, 15-18 लाख से ज्यादा नहीं देती है अगर मैं कोर ब्रांचेस की बात करूं। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस,
अगर तुम अपनी कोर ब्रांचेस में मास्टर्स करते हो, देन योर पैकेजेस आर 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के केस में या सिविल के केस में एप्लीकेबल नहीं है अगर तुम कोर ब्रांच में हो। इफ यू आर इनटू द कोर ब्रांच। बात आ रही कि नहीं आ रही है समझ में? ये आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? ये तो कहने का मतलब ये है यार, आप इंजीनियरिंग के एक ऐसे एरा में हो, आप इंजीनियरिंग के ऐसे एरा में हो जहां पे करियर बनाना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है भाई। अगर तुम 6 साल, 2 साल +1+2 नॉन मेडिकल करके और 4 साल बीटेक करके अगर तुम गेट में 30-35 मार्क्स भी नहीं लेके आ पा रहे हो यार, फिर तो डाउट आ जाएगा। फिर तो डाउट आ जाएगा कि किया क्या 6 साल पिछले, फिर तो डाउट है। क्योंकि ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। डेफिनेटली वो जो 20% में तुम्हें बोल रहा हूं ना, 20 नंबर ऐसा पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो डिफिकल्ट है। मान ले डिफिकल्ट, उसको छोड़ दो। मैं क्लियरली बोल रहा हूं छोड़ दो। तुम्हें 5-6 सब्जेक्ट करने हैं। मेरे को कोई एक ऐसी ब्रांच बता दो जिसमें 5-6 सब्जेक्ट्स करने से ही मेरे 50 नंबर एश्योर हो रही हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में एप्लीकेबल है और किसी ब्रांच के केस में एप्लीकेबल नहीं है। ये नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल, एनालॉग, ईडीसी, मैथमेटिक्स, दैट्स इट। ईएमएफटी और कम्युनिकेशन मैं बोल रहा हूं छोड़ दो उसको, दोनों में से 25 नंबर का आता है, वो जरूरत ही नहीं उसको हाथ लगाने की। अगर लेकिन कंडीशन इज कि अगर तुम रिमेनिंग जो 75 नंबर बची हैं, जो 70 मार्क्स का बचा है, अगर तुम उसको ढंग से करके चले जाते हो और अगर तुम ले आते हो 35-40 नंबर, तुम्हारे लिए करियर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज, दिमाग में एक चीज पता नहीं कैसे डली हुई है कि सर बीटेक कर लिए, पढ़ लिए, बहुत कर लिया, थक गए और नहीं पढ़ना है हमें, वो निकाल दो दिमाग से। 2 साल और एफर्ट। और मैं और एक चीज और बोल रहा हूं मैं तुम्हें, मैं अगले 2-4 साल ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले 2-4 साल। क्योंकि अगले 2-4 साल का जो एफर्ट है, का जो मेहनत है, का जो हार्ड वर्क है, वो तुम्हारे आगे वाली लाइफ सेटल करेगा। क्योंकि अभी जो तुमने बीटेक किया है, जो तुम्हें डिग्री मिला है ना, इसके बेस पे यार तुम अप्लाई कर पाओगे आगे। मेन चीज तो स्टार्ट होना है जर्नी। ओनली बीटेक के बेस पे तो तुम्हारा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना है, जिसके बेस पे तुम गेट के एग्जाम दे सकते हो, जिसके बेस पे तुम पब्लिक सेक्टर के एग्जाम दे सकते हो, जिसके बेस पे तुम आईआईटीज में एंटर कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा आसान है मास्टर्स लेवल पे एंटर करना, स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि है ही नहीं मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स, क्योंकि है ही नहीं है मार्केट के अंदर स्टूडेंट। तो ये चीज मैं हर किसी को बोल रहा हूं आप में से, भाई एक चीज दिमाग में बिठा लो। जब मैंने बोला था कि अगर कुछ नहीं किया है और 30-35 नंबर भी नहीं लेके आ रहे हैं तो डाउट है यार, मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर तुमने अभी तक नहीं कुछ किया है, नहीं एफर्ट किया है, अगर अगले साल 2 साल एफर्ट करके आईआईटी पहुंच जाते हो या पब्लिक सेक्टर एंटर कर जाते हो यार, उसके बाद जिंदगी बहुत ज्यादा आसान है, बहुत आसान है। लेकिन अगर अगले 2-4 साल कोई ऐसा डिसीजन लिया कि जिसके बेस पे अगर सपोज मेरे को जल्दी के केस में मैंने 20-30-40 हजार का जॉब पकड़ लिया, वो जॉब होगा मे बी करियर ना हो, अगर वो पकड़ लिया तो फिर आगे स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर तुम अपनी लाइफ को आसान करना चाहते हो फ्रेंड्स, अभी आज जाके कहीं पे भी लिख लेना कि यार अगले 2-4 साल मेहनत करनी है। और अगर तुमने अगले 2-4 साल ढंग से मेहनत कर लोगे तो तुम्हारा लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद 2-4 साल में क्यों बोल रहा हूं मैं, 2-4 साल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने बोला 8 साल वाला जो रिवाइज है वो दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो गया ग्राफ। फर्स्ट ईयर में आपके अगर फ्रेंड्स हैं या कॉलेजेस जो हैं, अदर कॉलेजेस, ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, एडमिशन का इतना ट्रबल नहीं होता, लेकिन थिंक अबाउट द प्राइवेट कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में अब एडमिशन बढ़ना स्टार्ट हो गया है, अब एडमिशन बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और अगले 4-5 साल के बाद कंपटीशन दोबारा से वही 2016-17 वाले लेवल पे आ जाएगा। तो इस कारण से अगले 2-4 साल मेहनत कर लेना, एफर्ट कर लेना, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंजीनियरिंग के तुम एक ऐसे एरा में हो जहां पे करियर बनाना बहुत ज्यादा आसान है। मैंने अपने पिछले 15 साल के इस डोमेन के करियर में इतना आसान नहीं देखा। कोई टाइम था आज से 4-5 साल पहले हम बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को कि अगर तुम्हें आईटी जाना है तो 50+ नंबर लेके आने पड़ेंगे। अब नहीं बोल रहा हूं मैं, अब मैं बोल रहा हूं भाई क्वालिफाई कर लो, गेट क्वालिफाई कर लो, आईटी पहुंच जाओगे। आईटी नहीं पहुंचे तो एटलीस्ट एनआईटी पहुंच जाओगे। क्योंकि जो एनआईटीज, जिस एनआईटीज को हम लोग प्रेफरेंस नहीं देते हैं, स्पेशली फॉर द ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल के लिए, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी जालंधर, यहां पे भी अगर तुम वीएलएसआई या इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऐसी डोमेन्स में एंटर कर जाते हो, प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड ओवर देयर, प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड। और उस चीज को दिमाग से निकाल दो
कि आई एम टारगेटिंग अंडर 100 रैंक, आई एम टारगेटिंग अंडर 200 रैंक, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यार। अननेसेसरी प्रेशर मत क्रिएट करो। आज भी तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है। गेट का एग्जाम फरवरी के पहले हफ्ते में, दिसंबर पूरा पड़ा है, जनवरी पूरा पड़ा है। अगर तुम लोगों ने गेट के लिए अभी भी एफर्ट नहीं किया तो 2 महीने या ढंग से एफर्ट कर लो, फ्रेंड्स करियर बना जाओगे। और नंबर कोई ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ 30-35 नंबर, सिर्फ 30-35 नंबर, और उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना सा काम करना है बस, इतना सा काम। बाकी रही बात गेट के थ्रू करियर अपॉर्चुनिटीज, दैट आर ह्यूज, दैट आर ह्यूज। देखो अभी तक हमने डिस्कस किया अबाउट द कोर ब्रांचेस, लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। मैंने पिछली बार भी तुम्हें ये स्लाइड दिखाया था, एक स्लाइड देखिए ये स्लाइड देखिए। अब इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये एक लेफ्ट साइड पे आपका एक कॉलम है, एक राइट साइड पे है। ये जो लेफ्ट साइड पे मैंने जो ये डोमेन्स लिखी है ना, ये सारी की सारी तुम्हारी कोर डोमेन्स हैं। जो राइट साइड पे मैंने चीजें लिखी है, ये तुम्हारी इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स हैं। इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स का मतलब क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स ऐसे डोमेन्स होते हैं जिसमें मोर देन 1 ब्रांचेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा साइंस। अब डेटा साइंस है, डेटा साइंस के लिए मैकेनिकल भी एलिजिबल है कि अगर तुमने गेट मैकेनिकल में दिया और बीटेक मैकेनिकल में है, इट इज अवेलेबल। मीन डाटा साइंस के लिए तुम एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एलिजिबल, इलेक्ट्रिकल वाला एलिजिबल, कंप्यूटर साइंस वाला एलिजिबल, अदर ब्रांचेस वाले एलिजिबल, तो तुम एलिजिबल हो, तो दिस इज द डाटा साइंस। सिमिलरली एआई, एआई के केस में डेफिनेटली यस, कुछ आईटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे मैं बात करूं आईटी रोपड़ की, अगर तुम्हें आईटी रोपड़ में मास्टर्स करना है एआई में, उसने कंडीशन लगाया हुआ है कि भाई तुम्हारा बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। अब उसको तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, राइट? तो हर आईटी के हर डोमेन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होते हैं। तुम्हारा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है, तुम्हारे पास 2 गेट के पेपर हैं रिजल्ट सिलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद, कि तुम्हारा एक तो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वालिफाई कर लिया और एक इंस्ट्रूमेंटेशन में क्वालिफाई कर लिया। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के बेसिस पे जब तुम क्वालिफाई कर रहे हो और बीटेक तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट बनते हैं। और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, गेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट बनते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं और ये हर आईटी टू आईटी वेरी करता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर ईच आईटी इज ऑटोनोमस बॉडीज, उनका अपना सिस्टम है, हर किसी ने अपना सिस्टम है, हर किसी का में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर तुम कहीं पे एआई में एलिजिबल हो विद बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, विद गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इट डजंट कंपल्सरी कि वो अदर आईटी, दूसरी आईटी में भी तो एलिजिबल होते हो, उसके साथ कंडीशन नहीं है। तो ये जो यहां पे लिखे हुए हैं राइट साइड पे, ये इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स होती हैं जिसमें एक से ज्यादा डोमेन में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैकाट्रॉनिक्स है, मैकाट्रॉनिक्स मैकेनिकल वाला इसमें एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एलिजिबल है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड और मैं आपको चीज बता रहा हूं, एक तो मैंने तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, अगर तुम कोर डोमेन में मास्टर्स करते हो, प्लेसमेंट पैकेजेस आर ह्यूज। सिमिलरली अगर तुम इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स में अगर तुम करते हो मास्टर्स, अगेन सैलरी पैकेजेस आर वेरी ह्यूज पैकेजेस। एग्जांपल ले रहा हूं, अभी मेरी 4-5 दिन पहले एक बच्चे से बात हो रही थी, वो आईटी बॉम्बे से एमएस कर रहा है इन एनर्जी, एमएस इन एनर्जी। वहां पे टाटा आई हुई थी प्लेसमेंट के लिए, सैलरी पैकेजेस वो दे रही थी 55 लाख का। अब तुम सोचो सर, अब अभी तक क्या है कि हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी है ना, उसी से हम चीजों को रिलेट कर पाते हैं कि मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो आप लोग इन सब्जेक्ट्स को रिलेट कर पाओगे। मे बी इन सब्जेक्ट्स को उतना रिलेट ना कर पाओ कि सर ई व्हीकल्स में एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का क्या रोल है, सर एक मैकाट्रॉनिक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल है, सर एक स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर या एनर्जी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का क्या रोल है। अगर तुम्हें किसी भी डोमेन के बारे में जानना हो ना, कि मेरे को ये जानना है कि सर एक मटेरियल साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का क्या रोल है, अगर तुम्हें ये चेक करना है, तुम्हें सिंपली क्या करना है, किसी भी आईटी का वेबसाइट खोलो, उसमें मटेरियल साइंस में मतलब डिपार्टमेंट में, फिर मटेरियल साइंस स्पेशलाइजेशन में जाके चेक करो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वहां पे। वहीं से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का क्या रोल है एनर्जी के अंदर, या फॉर एग्जांपल स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, या अदर ब्रांचेस के अंदर। ये जो एरोस्पेस है, एरोस्पेस एक ऐसा डोमेन है, 5 से 6 आईटीज में है एरोस्पेस। आईटी खड़गपुर में है, आईटी कानपुर में है, आईटी मद्रास में है, आईटी बॉम्बे में है, आईसी बेंगलोर में है। और इनमें जो प्लेसमेंट्स हैं एरोस्पेस के अंदर, दैट इज ह्यूज सैलरी पैकेज, 60 लाख 70 लाख। या सुनने में बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है 60 लाख 70 लाख, लेकिन
उसको चीज को पाने के लिए यार एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम आईटी पहुंच गए, इट डजंट मीन कि बहुत आसान होगी ये चीजें, ऐसा नहीं है। वहां पे जाके फिर से तुम्हें 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने जैसे तुम्हें बोला कि अगले 2-4 साल का मेहनत अगर तुम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो, लेकिन उसके बाद का जर्नी तुम्हारा बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और इस चीज को दिमाग में मत लाना कि कईयों ने तो गेट इस बार भर दिया, मतलब अगर उनका क्वालिफाई हो गया, अगर वो आईटी चले गए तो वो ज्यादा आपसे आगे हो जाएंगे, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर तुम अगले साल 2 साल भी अगर तुम रिपीट करते हो, ड्रॉप करके तुम एफर्ट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके साथ यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स बहुत देखे हैं जिन्होंने टारगेट लिया हुआ है, सर यही करना है, बस मेरे को आईएसआरओ जाना है तो आईएसआरओ ही जाना है, अगर मेरे को सपोज एचपीसीएल जाना है मेरे को एचपीसीएल ही जाना है, मेरे को सर अगर इस आईटी बॉम्बे के अंदर मेरे को अगर इस डोमेन में जाना है उसी डोमेन में जाना है। मतलब पीपल आर क्रेजी अबाउट द थिंग्स, क्रेजी हैं, और उन्होंने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं, उनको पता अपनी स्ट्रेंथ का कि मेरे को इस डोमेन में क्यों जाना है, एनर्जी में जाना है क्यों जाना है, मैनेजमेंट डोमेन में जाना है तो क्यों डोमेन बनाना है। हाँ, मैनेजमेंट डोमेन एक ऐसी डोमेन है जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा एलिजिबल है, कोई भी ब्रांच का, आपका बीटेक किसी भी ब्रांच में हो, आपका गेट किसी भी ब्रांच में हो, ईच एंड एवरी आईटी, ईच एंड एवरी एनआईटी इज हैविंग द मैनेजमेंट कोर्सेज। आपको लगता है कि सर मेरे को अगर कैट के, मेरे को अगर एमबीए करना है तो मेरे को आईएम्स में जाना तो कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं, रिक्वायरमेंट है ईच एंड एवरी आईटी, ईच एंड एवरी एनआईटी इज हैविंग द मैनेजमेंट कोर्सेज, और सैलरी पैकेजेस आर ह्यूज सैलरी पैकेजेस। इसके लिए मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट था जो गेट के थ्रू जो एंट्री लेते थे, दैट वाज निटी बॉम्बे। सुना इसका नाम, निटी बॉम्बे का? लेकिन अब नहीं रहा है, वो आईएम बॉम्बे में कन्वर्ट हो गया है, तो वहां पे अब तुम नहीं जा सकते हो। इसके अलावा फिर हर आईटी में है अवेलेबल मैनेजमेंट कोर्सेज, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईटी मद्रास, आईओआर आईटी बॉम्बे, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईसी बैंगलोर, ईच एंड एवरी आईटी एनआईटी इज हैविंग द मैनेजमेंट कोर्सेज। एंड अगेन सैलरी पैकेजेस, क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है, सैलरी पैकेजेस आर वेरी गुड ओवर देयर, बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस हैं, राइट। देखो 2 चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज, वो तुम्हें पता है, और तुम बेनिफिट एंड पे हो ये भी तुम्हें पता है। सिर्फ एक ही चीज दोनों के बीच में एक ही चीज है, वो तुम्हारा एफर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो, हाँ जी है, बेनिफिट है इलेक्ट्रॉनिक्स के, डेफिनेटली है सर, बहुत अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब ये जो जर्नी है बीच का ना, वो एक ही चीज से पूरा हो सकता है, दैट इज बाय डूइंग द हार्ड वर्क, दैट इज बाय द मेहनत ओनली। अगर मैं बोल रहा हूं कि 30-35 नंबर लेने कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो इतने आसान भी नहीं है। हमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना ज्यादा जरूरी है। तो अगर तुम उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को पकड़ के करोगे, आईएसआरओ टारगेट किया बिल्कुल करो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड टारगेट किया तो बिल्कुल करो, ये अलग से एग्जाम होते हैं इसके। आईटी टारगेट किए तो करो, मैनेजमेंट कोर्सेज में जाना तो मैनेजमेंट कोर्सेज में जाओ, लेकिन अपने टारगेट सेट करो, क्योंकि अदरवाइज तो यार टाइम तो निकलता चला जाएगा, अपॉर्चुनिटीज वेस्ट होती चली जाएंगी, कोई और उस सीट को ले लेगा, और फिर 2-4 साल के बाद मे बी, मैं एक चीज और बताता हूं तुम्हें, जो मैं भी तुम्हें चीजें बोल रहा हूं ना, मैं मे बी शायद अभी इतना इंपैक्ट नहीं करेंगी, इंपैक्ट करेंगी 2-4 साल के बाद, जब साथ वाला कोई एफर्ट करके पहुंच जाएगा और तुम लोगों ने आसान रास्ता लिया था, और जब तुम उस टाइम पे कंपैरिजन करोगे तब तुम्हें पता रियलाइज होएगा कि हाँ यार, ये उस टाइम अगर मेहनत कर लेते तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि तुम लोग अगर इमीडिएट कंपैरिजन कर रहे हो ना, यू आर मेकिंग द मिस्टेक। प्लीज यार, इफ यू आर डूइंग द इमीडिएट कंपैरिजन ना, मिस्टेक कर रहे हो बहुत बड़ी। अपना कंपैरिजन मत करना किसी के साथ कि सर उसका तो प्लेसमेंट हो गया, ये तो गेट का एग्जाम लिख रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, इमीडिएट कंपैरिजन मत करना। अगर तुम अपना कंपैरिजन करना चाहते हो, कम से कम 4-5 साल के बाद करना, किसी के साथ भी करना है, लेकिन अगले 4-5 साल का जर्नी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा अगले 4-5 साल का जर्नी क्या है, कैसे तुम्हें प्रोसीड करना है, ये तुम्हें देखना है। अगर तुम इमीडिएट कंपैरिजन करोगे, वो तुम्हारा सबसे डेंजरस डिसीजन होगा, वो सबसे डेंजरस सिचुएशन होगी, और उसमें तुम फंस जाओगे। तो इमीडिएट कंपैरिजन मत करना। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये चीज आ रही थी समझ में? तो कंपैरिजन मत करना, एफर्ट के ऊपर थोड़ा एफर्ट करना कि मेरे को एफर्ट करना है, मेहनत करना है। क्योंकि अगर तुम अच्छी चीज चाहते हो, फ्रेंड्स, तो लाइफ में कोई भी अच्छी चीज बिना मेहनत से नहीं मिलेगा, आसानी से नहीं मिलता है। अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज चाहिए, उसके लिए एफर्ट करना ही पड़ेगा। और इसका उल्टा कि अगर कोई चीज तुम्हें आसानी से मिल रही है, फ्रेंड्स, वो अच्छी नहीं होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो अच्छी नहीं होगी। इस टाइम तुम्हें इमीडिएटली अच्छा लग रहा होगा कि यस, मेरे को ये मिल गया है, ये अच्छा है, आसानी से मिल गया, अच्छा है। लेकिन अगर कोई चीज, फिर से रिपीट कर रहा हूं,
कि अगर कोई चीज बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के मिल रही है, वो उतना अच्छा नहीं होगा और उसका तुम्हें आउटकम उतना अच्छा नहीं मिलेगा। यार पीछे की तरफ भी भाग जाते हैं सारे, आगे क्यों नहीं आते हो? आ जाओ आगे, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कम 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 फास्ट आ जाओ, आपकी अटेंडेंस पहले लगेगी, आ जाओ। अब तो ठंड होगी यार, जल्दी उड़ जाते होंगे, हाँ? लेट क्यों हो गए फिर? अच्छा, अभी तक मैंने तुम्हें जो चीज बताई है, कोई किसी को डाउट, किसी चीज का कोई क्वेरी आ रहा हो दिमाग में? अभी तक जो मैंने चीजें बताई है, क्योंकि इसके बाद मैंने एक चीज और डिस्कस करनी है, देन डन। अभी तक मैंने जो तुम्हें चीज बोली है उसमें कोई डाउट, कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या कुछ भी लेके अगर आपने कोई डाउट है तो कोई आ रहा है दिमाग में कोई डाउट? सुना है? सुना है? फाइनल ईयर में ये सिचुएशन तो होती है, जैसे तुम्हारी अब चेहरे बने हुए हैं ना, प्रेशर आ रहा है दिमाग में, ये हो जाता है फाइनल ईयर में। सेकंड ईयर में खिले खिले से होते हैं चेहरे, फाइनल ईयर में ऐसा ऐसा हो जाता है कि जब कंपैरिजन करते हो ना कि इसका इतना सीजीपीए रह गया, उसका तो प्लेसमेंट हो गया, मैं तो ये करता रहा 4 साल, ये होता है। अब प्रेशर दिख रहा है मेरे को तुम्हारे चेहरों के ऊपर, क्लियर नहीं दिख रहा है? और जो स्माइल ये दे रहे हो ना, ये भी एक वो है, आर्टिफिशियल स्माइल है। कोई बात नहीं यार, इस प्रेशर सिचुएशन से जो तुम निकल के आओगे ना, आउटकम निकलोगे, बाहर निकलोगे, तो वो एक अलग ही उसका रिजल्ट मिलेगी। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें 2 साल। तो 1 साल अगर तुम मेहनत करोगे तो निकल जाओगे, इस सिचुएशन से निकल जाओगे। और इंजीनियरिंग वर्ल्ड इस टाइम पे, मैं बता रहा हूं फिर से, वही बार बार रिपीट कर रहा हूं ये चीज, कि इंजीनियरिंग में इस टाइम पे बहुत आसान है करियर बनाना, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं। ये ना के बराबर कंपटीशन है यार, ना के बराबर बोल रहा हूं मैं, कि अगर हम इसका कंपैरिजन करें 2014-15 के आसपास। चलो दूसरा हम डिस्कस करते हैं अबाउट द अब्रॉड स्टडीज। आप में से कोई है जो अब्रॉड टारगेट कर रहे हैं? अब्रॉड टारगेट नहीं कर रहे हो? वेरी गुड। और कोई अब्रॉड के लिए? मास्टर्स? अच्छा, आप में से किसी का 7.5 प्लस सीजीपीए है? 7.5 प्लस सीजीपीए किस किसके है? करो यार, प्राउडली हैंड रेज करो। ओ वेरी गुड यार। 8 प्लस सीजीपीए? 8 प्लस, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आप में से किसी का ऐसे कोई रिसर्च पेपर वगैरह या पेटेंट वगैरह या कॉन्फ्रेंस पेपर वगैरह कुछ ऐसा है किसी के पास? है किसी का ऐसा? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ध्यान से सुनना यार अब्रॉड के बारे में। जिसका सीजीपीए 7.5 प्लस है या 8 प्लस है, तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, दैट इज द डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड। ध्यान से सुनना, सारे सुनना ध्यान से। मे बी आपको अपने लिए यूजफुल ना हो, लेकिन अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना, क्योंकि इसके बारे में पूरे इंडिया में किसी को ना पता है, ना कोई बोल रहा है इस बारे में, क्योंकि इसका रास्ता एक डिफरेंट है थोड़ा सा। दैट इज द डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड। देखो, पहली चीज एक अंडरस्टैंड करनी है, पीएचडी होती क्या चीज है। देखो, पीएचडी ना पढ़ाई नहीं है, दिमाग में बिठा लेना, पीएचडी पढ़ाई नहीं है, पीएचडी एक जॉब होती है। क्यों जॉब होती है? क्योंकि तुम्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तुम्हें वो पैसा कहां से दे रहे हैं? असिस्टेंटशिप कहां से दे रहे हैं? जो कॉलेज या प्रोफेसर असिस्टेंटशिप कहां से दे रहे हैं? क्योंकि उसके पास प्रोजेक्ट का फंड्स हैं, उसके पास प्रोजेक्ट्स के फंड्स हैं, वहां से पैसा तुम्हें मिलता है। इतनी चीज समझ में आ रही है कि पीएचडी में पैसा कहां से आता है? अगर तुम्हें यह लग रहा है कि पीएचडी का जो गवर्नमेंट तुम्हें पैसा दे रही है वो टैक्सेस का पैसा है, नहीं, वो टैक्सेस का पैसा नहीं है, वो प्रोजेक्ट से पैसा आता है। जो इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स होती है, जो इंडस्ट्री के पास प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसका प्रोफेसर सोल्यूशन देते हैं बना के, उसका आउटकम देते हैं, वो पैसा उनके पास आता है, उसी से आप लोगों को असिस्टेंटशिप मिलती है। दिस इज नॉट स्टाइपेंड, दिस इज नॉट स्कॉलरशिप, दिस इज असिस्टेंटशिप। और असिस्टेंटशिप कौन सी होती है? आरए बोलते हैं इसको, रिसर्च असिस्टेंटशिप। रिसर्च असिस्टेंटशिप मतलब प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है, मान लो सपोज आप कोई डोमेन में काम करना चाहते हो, या आपका इंटरेस्ट है कि सर मेरे को मैनेजमेंट डोमेन में इंटरेस्ट है, या मेरा सर वीएलएसआई डोमेन में इंटरेस्ट है, या मेरा डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, या कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट है। तो जो कंट्रोल सिस्टम का जो एक्सपर्ट होगा प्रोफेसर, जो प्रोफेसर एक्सपर्ट है, तो उसके पास कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके लिए उसको इंडस्ट्री पैसा देती है और उसको उसका सोल्यूशन निकालना देता है, उसको एक पैसा भी मिलता है, उसको टाइम भी मिलता है कि 2 साल के अंदर आपको ये काम करना है। अब क्या वो प्रोफेसर एक काम करता है खुद? नहीं, क्योंकि प्रोफेसर के पास ऐसे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन बिकॉज ही इज द एक्सपर्ट इन हिज डोमेन, वो गाइड कर सकता है लोगों को, वो बच्चों को गाइड कर सकता है। और उसके लिए जो बेस्ट पर्सन जो गाइड करने वाले होते हैं वो होते हैं रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च स्कॉलर जो वहां पे मास्टर्स करने के लिए गए हैं या जो वहां पे पीएचडी करने के लिए गए हैं, राइट।
तो वो उनको गाइड करेगा कि ये प्रॉब्लम्स है, इसको ऐसे 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 प्रोसीड करो। वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इटरेशंस करेंगे, आउटकम आएगा, रिजल्ट आएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन निकलता है। दिस इज रिसर्च। तो ये एक जॉब होती है। तो पीएचडी को पहले तो दिमाग से निकालो कि पीएचडी में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा जिस तरीके से तुम अब पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली यस, तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं कि अगर मेरे को कंट्रोल सिस्टम में कोई काम करना है तो इस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड पहले कितना का काम हो रखा है, कितना का लेवल तक लोग पहुंचे गए हैं, उसके लिए पेपर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद तो तुम्हें उस रिसर्च के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए काम करना होता है। पहला पॉइंट तो दिमाग में बिठा लो, पीएचडी इज नॉट अ स्टडिंग, पढ़ना नहीं है, वो एक तुम्हारी जॉब होती है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो पीएचडी को पीएचडी नहीं लिखते, जॉब लिखते हैं वहां पे। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम? डायरेक्ट पीएचडी इंडिया में भी आपने सुना होगा कि आईआईटीज में डायरेक्ट पीएचडी होती है। ऐसे ही वर्ल्ड में यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, यही दो कंट्रीज ऐसी हैं जो तुम्हें डायरेक्ट पीएचडी ऑफर करती हैं। देखो दिमाग में रखो कि डायरेक्ट पीएचडी तुम्हें ऑफर करेगा कोई, क्यों और कब करेगा? कब वो तब करेगा जब वो देखेगा कि यस, ये जो लड़का है ये रिसर्च के लिए बना है, ये जो बच्चा है ये रिसर्च के लिए बना है, या इसकी जो डोमेन्स है या जो इसका इंटरेस्ट है वो मैच करता है मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो तभी तुम्हें यस बोलेगा। राइट। अब डायरेक्ट पीएचडी में क्या होता है कि तुम्हें मास्टर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ये 5 साल का प्रोग्राम होता है और तुम्हें असिस्टेंटशिप मिलती है। इंडिया में जो असिस्टेंटशिप है कितनी होती है? 38,000 पहले 2 साल के लिए, उसके बाद 43,000 होती है। और हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं है अभी। नथिंग अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज। कितना असिस्टेंटशिप देती है? कितना मिलता होगा यूएसए में पीएचडी के लिए असिस्टेंटशिप? इट स्टार्ट फ्रॉम $2,500 अप टू $5,000 पर मंथ। मैं एक महीने की बात कर रहा हूं मैं, और राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होता है। अगर तुम्हारा वहां पे सिलेक्शन होता है और तुम अगर डायरेक्ट पीएचडी के लिए वहां पे जाते हो, $2,500 से लेके $5,000। ठीक है जी। जहां पे तुम्हारा खर्चा $1,200-1,500 से ज्यादा नहीं है। और इंडिया में अगर तुम पीएचडी के लिए जा रहे हो तो तुम्हें यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7 विद द प्रोफेसर। दैट इज द रीजन व्हाई आजकल हम लोग इंडिया में पीएचडी के लिए बच्चों को बोल ही नहीं रहे। वी आर सेइंग देम गो टू अब्रॉड। रीजन, असिस्टेंटशिप बहुत हाई है पहला, दूसरा वो एक जॉब है। और अगर तुम जॉब में वर्ड यूज कर रहा हूं, इट मींस कि ये 5 दिन का जॉब है मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे का जॉब है। तो तुम्हें 5 बजे के बाद कुछ नहीं करना, कोई प्रोफेसर तुम्हें तंग नहीं करेगा, सैटरडे संडे कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। और तुम एक डेवलप्ड कंट्री में जाके कर रहे हो जिससे तुम्हारा ब्रांडिंग भी हो रहा है, तुम्हारा एक्सपोजर तुम्हें मिल रहा है। खर्चा तुम्हारा $1,200 से $1,500। अगर तुम्हारा $2,500 भी लगता है असिस्टेंटशिप में, मिनिमम लेके चल रहा हूं, $1,000 तुम सेव करते हो। क्योंकि नॉर्मली इंडिया में जब कोई अब्रॉड जाता है तो किस चीज के लिए जा रहा है? मेजोरिटी पैसा कमाने के लिए। तो पैसा खर्च करके क्यों जा रहे हो तुम? यहां से पैसा खर्च करके नहीं जाना है। अगर अब्रॉड जाना तो पैसा कमाने के लिए जाना है, लेकिन खर्च करके नहीं जाना। बात तो फिर भी आ गई कि 50 लाख पहले तुम्हें खर्चा, फिर 50 लाख वहां पे तुम कमाने में इतना साल लग जाएंगे तुम्हें। नहीं, रिक्वायरमेंट है। द बेस्ट वे टू गो अब्रॉड इज द डायरेक्ट पीएचडी। रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए? तुम्हारा 7.5+ सीजीपीए। अगर 7.5 से 8 के बीच में है तो तुम्हारा कुछ ना कुछ पेपर या कॉन्फ्रेंस या प्रोजेक्ट या तुम्हारा इंटर्नशिप या तुम्हारा बीटेक का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर तुम्हारा 8+ सीजीपी है, क्योंकि एकेडमिक्स वो देखता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि तुम्हारा सीजीपी इतना होना चाहिए। जितना सीजीपी तुम्हारा हायर साइड पे होगा उतना तुम्हें बेनिफिट देगा। लेकिन तुम्हारा इंटर्नशिप, तुम्हारा प्रोजेक्ट, तुम्हारा पेपर पब्लिशन अगर है, ऐसी चीजें, वो उसमें वैल्यू एडिशन करता है, उसमें ऐड करता है। राइट। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, 5 दिन का जॉब, 8 घंटे का जॉब, सैटरडे संडे कोई तंग नहीं करेगा, 5 बजे के बाद कोई तंग नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें कोई लेबर वर्क नहीं करना है। तुम एज ए टेक्नोक्रेट बाहर जा रहे हो, एज ए टेक्नोक्रेट तुम जा रहे हो और तुम वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो। भाई इंडिया में अगर डायरेक्ट पीएचडी ऑफर कर रहा है, कौन ऑफर कर रहा है? कौन से इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं? आईआईटीज ओनली। क्या एनआईटीज ऑफर कर रहे हैं? नहीं। क्या अदर इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं? नहीं। ओनली आईआईटीज आर ऑफरिंग, एंड आईआईटीज आर इंडियाज टॉप इंस्टीट्यूट इन टेक्नोलॉजी। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? नाउ थिंक अबाउट यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या अब्रॉड डायरेक्ट पीएचडी कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही होंगी? विच आर द टॉप यूनिवर्सिटीज, और कोई नहीं ऑफर करता है उसको। पहला पॉइंट, डायरेक्ट पीएचडी। अब दिमाग में आएगा सर 5 साल नहीं रहना बाहर, ठीक है, डन। खर्चा जाने का
2 लाख मैक्सिमम, इसमें मैं एयर टिकट इंक्लूड करके बोल रहा हूं, मैं 2 लाख मैक्सिमम खर्चा है, इससे ज्यादा तुम्हारा खर्चा नहीं है बाहर जाने का। उसके बाद मेरे को लगा कि सर मेरे को मतलब नहीं, मेरे को 5 साल नहीं रहना वहां पे, उसका क्या चीज है। आफ्टर 2 इयर्स तुम गए डायरेक्ट पीएचडी के लिए हो, 2 साल के बाद अगर तुम्हें वहां पे कहीं जॉब लग जाता है, अगर तुम्हारा कहीं जॉब लग जाता है और वो जॉब लेके अगर तुम प्रोफेसर के पास जाते हो कि सर मेरे को इस टाइम पे पैसे का नीड है और मेरा जॉब लग गया है, मैं अभी पीएचडी कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं, तो वो आपको एमएस का डिग्री देके एग्जिट करवा देगा। सो दिस इज द बेस्ट वे टू गो अब्रॉड। हम लोग क्या कर रहे हैं, एजेंट्स के पास जा रहे हैं, वो पूछता है कौन सी कंट्री जाना है, ये आप पूछोगे क्या रिक्वायरमेंट है, वो बोलेगा इतना स्कोर चाहिए जीआरई में, इतना तुम्हें पैसा लगेगा। भाई नहीं रिक्वायरमेंट है, दिस इज द फर्स्ट वे, फर्स्ट थिंग। लेकिन डायरेक्ट पीएचडी में इतना आसानी से नहीं मिलता है, वो तुम्हारा देखता है, सब कुछ चेक करता है, तुम्हारा एकेडमिक्स, तुम्हारा रिसर्च, तुम्हारा इंटर्नशिप, ए टू जी चेक करेगा। तो इसमें डेफिनेटली डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, बहुत बच्चों को दिया है, यूरोपीडिया ने बहुत बच्चों को गाइड किया और मिला उनको। पहला चीज ये है, अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो, दैट इज डायरेक्ट पीएचडी। नाउ सेकंड, इफ यू वांट टू गो फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, अगर तुम मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए या तो टारगेट करो यूरोप। यूरोप में क्या है कि आपका बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे ट्यूशन फीस 0 है, ट्यूशन फीस नहीं होती है, तो तुम्हारा खर्चा वहां पे मिल मिला के सारा 10-12 लाख आता है, जो कि तुम वहां पे एक्स्ट्रा वर्क करके तुम अपना वो खर्चा भी पूरा कर सकते हो। दूसरा तरीका, सर मेरे को यूएसए ही जाना है, मेरे को सुप्रीम पावर में जाना है, मास्टर्स के लिए जाना है, मेरे क्रेडेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि मास्टर्स में एडमिशन कंपैरेटिवली इजी मिल जाता है एज कंपेयर टू पीएचडी के। क्योंकि पीएचडी का तो मैंने आपको बता दिया, भाई अगर किसी ने तुम्हें $2,500 स्कॉलरशिप देना है तो इट मींस कि तुम्हें उसको काम तो करके देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा ना इंटरेस्ट है उस डोमेन में, ना तुम करना चाहते हो, ऐसे तो तुम्हें वो एडमिशन देगा नहीं। प्रोफेसर इंटरव्यू करता है तुम्हारे साथ, वो चेक करता है सारा। दूसरा तरीका, यू आर टारगेटिंग यूएसए। यूएसए मास्टर्स में इजीली एडमिशन मिल जाता है। अब उसके लिए क्या करना है, पहले सेमेस्टर का फीस तो तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारा 5-7 लाख खर्चा आएगा। फिर तुम्हें क्या करना है, पहले 6 महीने डट के काम करना है प्रोफेसर के साथ, अच्छी बॉन्डिंग बनानी है। ऐसे केसेस में क्या होता है, वो मास्टर्स को पीएचडी में कन्वर्ट कर देगा, तुम्हारा डायरेक्ट पीएचडी में कन्वर्ट कर देगा, अगर तुम लंबे टाइम के लिए उस चीज को वहां पे एंजॉय करना चाहते हो, 5 साल की लग्जरी एंजॉय करना चाहते हो। तो सेकंड वे, जिसमें थोड़ा सा तुम्हारा खर्चा ज्यादा आएगा, 10-1 लाख का तुम्हारा खर्चा आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, लेकिन तुम्हें वहां पे जाके प्रोफेसर के साथ अपना रैपिड सेट करना है, अपने आप को दिखाना है कि यस आई डिजर्व पीएचडी मोर एज कंपेयर टू द एमएस, तो वो तुम्हें मास्टर्स को पीएचडी में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो फिलॉसफी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है। या जो बच्चों को हमने भेजा है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके एक एक के साथ इंटरेक्शन कर करके हमने YouTube पे डाला हुआ है। यूरोपीडिया ग्लोबल इज द चैनल, जहां पे ऐसी बहुत इंटरेक्शंस हैं, और यूरोपीडिया चैनल पे भी ऐसी बहुत सारी इंटरेक्शंस हैं, और हम लोग डेली बेस पे स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रहे हैं इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड फॉर द अब्रॉड स्टडीज। इसके अलावा थ्रू द गेट एग्जामिनेशन, आप लोगों को पता है 4 यूनिवर्सिटीज होती हैं जो लेती हैं गेट के थ्रू। कौन कौन सी हैं, बताया था मैंने पिछली बार, कौन कौन सी हैं? एक तो बोल दो यार, इतनी तो बेइज्जती मत करो मेरी। हाँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और बच गया मैं, नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, RWTH जर्मनी, एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। ये 4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो गेट के थ्रू मास्टर्स में एडमिशन देता है और तुम्हें असिस्टेंटशिप भी मिल जाता है। देखो मास्टर्स लेवल पे पता है क्यों तुम्हें असिस्टेंटशिप नहीं मिलती है? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मास्टर्स छोटा प्रोग्राम है, 2 साल का प्रोग्राम है, तुम उस प्रोजेक्ट में बहुत कम टाइम के लिए अपना एफर्ट दे पाते हो, टाइम दे पाते हो। दैट इज द रीजन व्हाई मास्टर्स में असिस्टेंटशिप कंपैरेटिवली कम होती है, या मास्टर्स में होती ही नहीं है। लेकिन तुम्हें मैंने रास्ते बताए हैं, ये रास्ते हैं। तो रास्ते बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है, रास्ते बहुत सारे हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है आपका इंटरेस्ट किस डोमेन में लाई कर रहा है। यार रैट रेस मत फॉलो करना प्लीज, रैट रेस मत फॉलो करना कि वो गेट कर रहा है तो मेरे को भी गेट करना है, वो अब्रॉड के लिए टारगेट कर रहा है मैंने भी अब्रॉड के लिए टारगेट करना है, ये पब्लिक सेक्टर के लिए जा रहा है मैंने भी ये टारगेट करना है। प्लीज फ्रेंड्स, ये मिस्टेक मत करना।
क्योंकि उसके बाद जो आउटकम आएगा वो एक जॉब आएगा, करियर नहीं आएगा। वो जॉब आएगा, करियर नहीं आएगा। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी जॉब और करियर में डिफरेंस बताया था। जॉब एक ऐसी चीज है जिसमें तुम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए काम कर रहे हो और पैसे के लिए काम कर रहे हो कि मैं अगर इतने घंटे काम करूंगा तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा। करियर एक ऐसा चीज है जिसके लिए ना तुम टाइम देखते हो, जिसके लिए ना तुम पैसा देखते हो। दैट इज करियर, और उसको तुम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी करते हो। वो करियर होता है। आगे की भाषण में कोई डाउट अभी तक यहां पे हो तो यार 2-4 क्वेश्चन तो पूछ लो। कोई डाउट अभी तक दिमाग में कुछ आया हो तो? एक तो पता है क्या है, खास करके कोविड के बाद ना मैं मतलब ऐसी जनरेशन से हम लोग वो कर रहे हैं जो बोलती ही नहीं है। मैम से पूछ के देखना, क्लास में 2000 कोविड से पहले मैम मतलब दिमाग खा जाते होंगे डाउट पूछ के। आजकल बोलते ही नहीं आप लोग, पता नहीं क्या चक्कर है। उसके पीछे रीजन तो एक है ही है कि हम लोगों ने अपना जो एनर्जी है ना वो एक अलग डायरेक्शन में लगा दिया, दैट इज इंस्टाग्राम। उसमें लगा दिया एनर्जी बहुत ज्यादा। यार बहुत डेंजरस चीज है ये, बहुत डेंजरस। अभी आपने सुना ना ऑस्ट्रेलिया में क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल तक के बच्चे को बैन कर दिया सोशल मीडिया। अब सोचो यार, वो कोई तो रीजन होगा उसके पीछे, कोई तो रीजन होगा। क्योंकि 2 स्टेजेस आती हैं, एक ये 15-16 साल वाली, एक ये 20 से लेके 25 साल वाली। ये भी डेंजरस है। मैं तो बोल रहा हूं स्टेज में भी वो कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, ये 21 से लेके 25 वाला स्टेज। क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज है वो उसके बाद करियर कन्वर्जन वो लेता है, डाइवर्ट करता है कि किस डायरेक्शन में मेरे को डोमेन में जाना है। 21 से 25 वाला एक ऐसा पीरियड है जिसमें तुम्हें एफर्ट करना होता है, मेहनत करनी होती है, लेकिन हम एनर्जी किसी और ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मेरे को याद है कोविड से पहले जब हम प्रेजेंटेशन करते थे, मतलब हमें अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत छोटी रखनी पड़ती थी जानबूझ के कि इतने ज्यादा डाउट्स आ जाते थे। आजकल मेरे को क्या करना पड़ रहा है कि मेरे को प्रेजेंटेशन में मेजॉरिटी डाउट्स क्लियर करने पड़ रहे हैं विदाउट कंसीडरिंग कि मेरे को कोई डाउट पूछेगा बाद में, कि सारे पहले ही कवर कर दें। क्योंकि मेरे को पता है कि कैसे कैसे बच्चों के दिमाग में डाउट्स होते हैं, लेकिन उसके बाद एक भी आउटकम नहीं आता, एक भी डाउट नहीं आता, एक भी क्वेरी नहीं आता है। यार ये डेंजरस सिचुएशन है आपके इंडिविजुअल के लिए भी, इस कंट्री के लिए मैं बता रहा हूं तुम्हें। मैं इस कंट्री के लिए बहुत डेंजरस है ये चीज। तुम्हारा इंडिविजुअल का चलो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा जैसा भी होना है। थिंक अबाउट कंट्री, नॉट ऑलवेज थिंक अबाउट योर इंडिविजुअल, थिंक अबाउट एवरीवन। क्योंकि मॉडल वही सस्टेन करता है जिसमें हर किसी का फायदा हो, सस्टेनेबल मॉडल बोलते हैं उसको, जिसमें हर किसी का फायदा हो। क्योंकि कोई भी ऐसा मॉडल जिसमें एक इंडिविजुअल का ही फायदा हो रहा है या एक साइड का ही फायदा हो रहा है, दोनों साइड का फायदा नहीं होता है, मतलब हर किसी का फायदा नहीं हो रहा है, तो वो डेंजरस सिचुएशन होती है, मॉडल फेल हो जाता है। जैसे बहुत सारी एडटेक कंपनीज फेल हुई हैं, बायजूस वगैरह, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को प्रोडक्ट बेच दिया जिसकी नीड नहीं थी उनको। क्योंकि बेचा किसने? सेल्समैन ने। अब सेल्समैन का काम क्या? उसने तो बेचना है भाई, उसने तो बेचना है, चाहे वो डिस्काउंट देके बेचे या किसी भी तरीके से बेचे, उसने तो बेच देना है। लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना है कि भाई इसकी नीड किसको है, क्योंकि तुम्हारा मॉडल तभी सस्टेन करेगा अगर तुम लोग कभी सोच रहे हो अपने स्टार्टअप्स के बारे में, अपने प्लान कर रहे हो अपनी बाद में क्रिएट करने के लिए, अपना आपके पास आइडियाज हैं। अगर तुम्हारा कोई आइडिया ऐसा है ना जिसमें तुम्हें लग रहा है कि इसमें सिर्फ मेरा फायदा होगा, बहुत पैसा बन जाएगा मेरा, फेल हो जाएगा। तुम्हें ऐसा मॉडल लेके आना है जिसमें हर किसी का फायदा हो और नीड हो, तभी वो मॉडल चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। ये गेट वगैरह की इंडस्ट्रीज क्यों, मतलब आजकल 5-5 हजार का, आप लोगों ने बहुत लोगों ने 5-5 हजार के लेके बैठे होंगे गेट का ऑनलाइन मॉड्यूल, लेकिन क्या उससे आउटकम वैसी आ रही है? क्या उसका रिजल्ट वैसा आ रहा है? मान लो सर आप लोगों ने लिया, रिजल्ट नहीं आया, क्या आप रेफर करोगे आगे किसी को कि तू ऑनलाइन कर ले? समझ में आ रही है कि नहीं बात? ऑफलाइन का एडवांटेज ये होता है, ये जैसे हम लोग जो कर रहे हैं, इंटरेक्शन होती है आपस में, एक फील आता है, कंपिटिटिव स्पिरिट आता है, माहौल मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन आता है आपके अंदर। ये ऑफलाइन में ही पॉसिबल है। आप लोगों में से भी सारे के सारे कोविड का टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस लगा के आए होंगे, +1 +2 के टाइम पे, या फिर फर्स्ट ईयर में भी इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर। तो अब छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं बिल्कुल जस्ट टच ही कर रहा हूं, मैं उसमें इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं। तो थोड़ा सोचना स्टार्ट करो यार अपने बारे में सोचना स्टार्ट करो, लेकिन अपने बारे में इस तरीके से सोचना है कि जिसमें करियर वाला स्टेज हो और मेरा किस डोमेन में इंटरेस्ट लाई कर रहा है, इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो। अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है। इस साल गेट नहीं भरा, अगले साल भर लो, अगले साल नहीं हो पाया उससे अगले साल कर लो, लेकिन करो।
क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके मतलब मेरे को इंग्लिश में फ्रेज तो नहीं पता, जिससे तुम्हारे पिछले जितने भी पाप किए हुए ना सब धुल जाएंगे। ये एक ऐसा एग्जाम है, खुद सोच के देख लो यार। मेहनत कर लो, एक साल ढंग से मेहनत कर लो, पहुंच जाओ आईआईटी, लग जाएगा 40 लाख का पैकेज, ऐश कर लेना उसके बाद, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा ग्रोथ बहुत बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। एनी क्वेरी? कोई क्वेरी हो आपका, कोई किसी तरीके का? हाँ जी। आपने शुरू में अभी बताया था कि जैसे 2016 में 4.5 लाख बच्चों ने 12.5 लाख, 12.5 में 4.5 क्वालिफाइड, नहीं 2 लाख वाले थे, 12 में से 2 लाख क्वालिफाइड। तो लाइक इस साल मतलब 2024 4.5 लाख में दिया है। सो आपने ऐसा नंबर बताया कि नाउ द कंपटीशन इज लेस। ओके, सो rather than seeing this way, हम ये भी तो देख सकते हैं कि why is the youth of India not like letting themselves do MTech? क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई bottleneck तो है। So why should I pursue MTech in India not abroad? नंबर एमटेक में कम नहीं हुआ है, नंबर बीटेक में कम हुआ है यार। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट कम हुआ है, बीटेक मास्टर्स की तो बात की बात है भैया, प्रोपोर्शनल है। मैंने बोला 2 लाख बच्चे एलिजिबल है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो अप्लाई नहीं करते हैं, सारे अप्लाई करते हैं। उस टाइम पे सीट्स फुल हो जाती थी, अब क्यों नहीं फुल हो रही है कि नंबर ऑफ सीट्स कंपैरेटिवली कम है। इट्स वेरी सिंपल। प्रॉब्लम मास्टर्स लेवल की नहीं है, प्रॉब्लम बैचलर लेवल की है। मास्टर्स लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, बैचलर लेवल पे है। और ये एक साइकिल होता है, ये आएगा साइकिल। इसका कंपैरिजन अगर आपने करना है ना, नीट वर्सेस आईटी जेई कर लेना, पिछले 5 साल का डाटा उठा के देखना कितने लोग अपीयर हुए नीट वर्सेस आईटी। और एक और मैं तुम्हें प्राउड फील करवाने वाली बात कर रहा हूं, मैं इस कंट्री का डेवलपमेंट या किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कौन कर सकता है? इंजीनियर, और कोई नहीं कर सकता। और जो आपने बोला वरीसम है, डेफिनेटली वरीसम है। दैट इज द रीजन वाई ISRO, DRDO, BARC, इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लोगों को मैंने +2, +1, +2 वाले बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं वो लोग, टू मोटिवेट देम टू गो इनटू द इंजीनियरिंग डोमेन। क्योंकि मैंने क्या बोला कि इंडिविजुअल से फर्क नहीं पड़ता यार, कंट्री को फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर इंजीनियर ही नहीं बाहर आएगा और इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाके अच्छा करेगा ही नहीं, हम लोग आज ISRO जो काम कर रहा है, या जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल काम कर रहा है, या BARC काम कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? इंजीनियर का है। तो दे आर वरीड अबाउट दिस थिंग, क्योंकि इससे साइकिल ही रुक जाएगा। और मैंने बात किया, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी एक साइड पर रखते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर। अगर 1000 पब्लिक सेक्टर की वैकेंसीज निकल रही हैं, इसमें 450 के आसपास वैकेंसी ओनली मैकेनिकल इंजीनियर का है। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, वो तो चलना ही मैकेनिकल के सिर पे है, और मैकेनिकल में नंबर इस टाइम पे बहुत ज्यादा कम है। तो वरीसम तो है, और ऐसा नहीं कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, डेफिनेटली काम हो रहा है। लेकिन चिंता मास्टर्स की नहीं है, चिंता बैचलर लेवल पे है। क्योंकि अगर वहां पे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, ऑटोमेटिकली मास्टर्स में बढ़ जाएंगे बच्चे। अगर मैं बोल रहा हूं कि मास्टर्स में 35 नंबर में मिल रहा है, तो किसी टाइम पे 60 में मिलता था वो। पॉइंट मास्टर्स की ट्रबल नहीं है कि मास्टर्स क्यों नहीं करना चाहते भाई। आज के टाइम पे तो 1 मिनट, कंप्यूटर साइंस का वो नहीं हुआ, प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्या कर रहे हैं बच्चे बताओ मेरे को? डाटा दिखाऊं इसका भी? आप उठाना IISc बेंगलोर का, पिछले साल 2024 में एकदम से डबल हो गया नंबर। 1.5 लाख बच्चे अपीयर हुए कंप्यूटर साइंस के गेट में। उसके पिछले साल 2023 में 60,000 थे, 60,000 से सीधा 1.5 लाख हो गया। और डाटा साइंस का पेपर अलग से है। और इस साल और भी बढ़ना है कंप्यूटर साइंस का नंबर, क्योंकि प्लेसमेंट नहीं हुआ बच्चों का। इसके साथ रिलेशन नहीं है, मतलब जहां पे उनको नीड फील होगा वो जाएगा बच्चा, जा रहे हैं। मैंने सबसे कम इंटरेस्टेड देखे थे साल पहले कंप्यूटर साइंस का बच्चा, गेट के बारे में सुनता ही नहीं था। मैंने प्रेजेंटेशन की सुनता ही नहीं था कंप्यूटर साइंस का बच्चा गेट के बारे में। इस साल मैं जिस भी कॉलेज में गया हूं, मतलब आंखें खोल के सुना उन्होंने कि मेरे लिए और ऑप्शन क्या है, प्लेसमेंट तो मेरा हो नहीं रहा है। मतलब ऐसे सुनते रहे। आगे क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम उस लेवल पे नहीं, प्रॉब्लम नीचे है, और उसके ऊपर काम हो रहा है, काम हो रहा है उसके ऊपर। और एक और प्राउडली मैं बात बोल रहा हूं, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो हायर स्टडीज को प्रमोट करता है। कोई नहीं कर रहा पूरे इंडिया के अंदर। और कोई बात? अच्छा क्वेश्चन था इनका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इससे अच्छा डिस्कशन भी हो गया। और कोई क्वेरी? हाँ जी। सर आपने मैनेजमेंट रोल्स की बात करी, तो आईआईटी में रैंकिंग टॉपर होते हैं, तो सर वो गेट के थ्रू कैसे रिलेटेड है? क्या उसमें भी हाँ
हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब तुम आईएम्स में कैट के थ्रू एंट्री करते हो तो स्पेशलाइजेशंस क्या होती हैं? फाइनेंस एंड अकाउंट्स, मार्केटिंग, एचआर। जब तुम बीटेक किया, तुमने गेट का एग्जाम दिया, तुम आईटी में मैनेजमेंट कोर्स में एंटर कर रहे हो, तो इट मींस ओनली इंजीनियर्स आर गोइंग देयर। तो कोर्सेज वैसे हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और वहां पे जो कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, वो आपकी कोर इंजीनियरिंग की कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, बट फॉर द मैनेजरियल प्रोफाइल। हमने इसको एक टर्म कॉइन किया है, टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल। You are doing MTech, MS, you are getting technical profile. You are doing MBA from IIMs, you are getting managerial profile. But if you are doing IITs, management courses from the IITs, you are getting techno managerial profile. Similarly, NITI Bombay also. NITI Bombay में 3 courses थे, sustainable management, industrial management and project management. ये 3 courses थे वहां पे, और only engineer वहां पे जा रहा था। तो वो प्रोफाइल अकॉर्डिंगली, मतलब उनका जो वो आउटकम निकल रहा है, वो किस टाइप के लोग की रिक्वायरमेंट फुल कर रहा है इंडस्ट्रीज की, उसके अकॉर्डिंगली इनको प्रोफाइलिंग देता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं, और उसी में मैनेजमेंट डोमेन में। तो ये है ये इसका आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। यूआईटी पीपल आर वेरी गुड, पर पता नहीं बोलना बंद कर दिया आप लोगों ने। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेरी पूछो यार। एक दो क्वेरी और। हाँ जी, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, डिमांड एंड सप्लाई। बड़ा सिंपल आंसर है, डिमांड एंड सप्लाई। आज से साल पहले कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो रहा था, आज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? रिक्वायरमेंट नहीं है, डिमांड वैसी नहीं है। आज डिमांड कंप्यूटर साइंस में, पता ट्रबल क्या आया है? कंप्यूटर साइंस में ट्रबल ये आया है कि जब कोई बच्चा टेक्नोलॉजी सीखता है ना, कोई साल 2 साल में, उसका रिप्लेसमेंट आ जाता है 2 साल के बाद। आपने कोई चीज सीखी, 2 साल बाद रिप्लेसमेंट आ गया, और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होने वाली है कंप्यूटर साइंस के लिए। मतलब जिस चीज के लिए पहले हायर करते थे लोगों को, वो यही करके दे रहे हैं, उनको टूल्स आ गए, वो जनरेट करके दे रहे हैं, वो वैसे रिक्वायरमेंट ही नहीं रहा है। आज के टाइम पे कंप्यूटर साइंस का जो ज्यादा बेनिफिट है वो मास्टर्स करने के बाद है, कि जब वो स्पेशलाइजेशन कर लेता है, वो नीड है इंडस्ट्रीज की। एंड इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। मेरी आप पिछली प्रेजेंटेशन सुनो, मैं बहुत देर से बोल रहा हूं कि आज की जो इंडस्ट्रीज हैं, दे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड पर्संस, दे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड पर्सन। भाई, अगर चिप इंडस्ट्री को मेरे को बढ़ाना है, मेरे को उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, सेमीकंडक्टर को की तरफ मेरे को जाना है, तो स्पेशलाइज्ड, आप स्पेशलाइज्ड हो भी क्या? वो कंपनी आके आपको हायर करेगी? नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन आप मास्टर्स कर लोगे उस डोमेन में, इंटीग्रेटेड सर्किट में, या सपोज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, या सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में, या वीएलएसआई में, वो आपको हायर करेगी। तो एक्चुअल में ये डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है, कि जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आईटी सिस्टम क्यों बने हुए हैं। आईटी सिस्टम इसी पर्पज से बने हुए हैं जिसको कंट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। ये पढ़ाने पढ़ाने से रिलेटेड नहीं है, वो कंट्री को सोल्यूशन देने से रिलेटेड है। जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, कि वहां से लोग स्पेशलाइजेशन करेंगे और सर्व करेंगे कंट्री के लिए, क्योंकि रिसर्च इज द ओनली डोमेन जिसके थ्रू ये कंट्री डेवलप हो सकता है। अदरवाइज कोई डोमेन नहीं है। आईएसआरओ, आज कोई टाइम था हमें डिपेंडेंसी रखनी पड़ती थी यूएसए से। 99 में जब कारगिल हुआ, यूएसए ने हमें इमेजेस नहीं दिया, हमें सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाया कि कहां पे हैं पाकिस्तान सोल्जर। उसके बाद आज सिस्टम ऐसा है कि आईएसआरओ अदर कंट्रीज के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें हमारी टोटली डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पे थी, रशिया वगैरह पे, यूएसए वगैरह पे। आज हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। आज आप देखोगे रोड्स के ऊपर आपको टाटा के, इनके ट्रक्स दिखते हैं मिलिट्री के। आज से 10-15 साल पीछे चले जाओ, रशियन ट्रक दिखते थे आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले, और वो इतने ज्यादा मोनोपोलिस्टिक थे, मतलब इतने ज्यादा वो थे कि देखो इंडिया में राइट हैंड ड्राइव सिस्टम चलता है, वो इतना भी रेडी नहीं थे करने को कि वो उस ट्रक के अंदर राइट हैंड ड्राइव सिस्टम लगा दे। कितना फर्क पड़ता है? वो ज्यादा फर्क, वो भी रेडी नहीं थे करने को। लेकिन आज हम लोग उस स्टेज में आ गए हैं कि जब हम लोग हेलीकॉप्टर्स, हम अपने फाइटर्स अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। पता है आपको इस चीज के बारे में? HAL ने की है ये,
ना थिंक अबाउट 10-15 साल पीछे, और ये कैसे पॉसिबल हुआ? बैचलर लेवल पे पॉसिबल नहीं हुआ, ये मास्टर्स लेवल पे पॉसिबल हुआ है। बहुत एफर्ट हुआ इस चीज के लिए, और ओनली वे ये गेट एग्जाम। ये कोई एक नॉर्मल एग्जाम मत लेके सोचना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ये कंट्री की डेवलपमेंट में रोल है इसका, गेट एग्जाम का। क्योंकि जब आप मास्टर्स के लिए जाते हो, रिसर्च के लिए जाते हो, तो स्पेशलाइज्ड हो जाते हो एक पर्टिकुलर डोमेन के, जो इंडस्ट्रीज की नीड है इस टाइम पे। तो थोड़ा सा यार अपने इंडिविजुअल लेवल से ऊपर उठ के थोड़ा सोचना स्टार्ट करो, तब आपको इन चीजों का फील आना स्टार्ट होगा कि यस, कि आप लोग क्या हैं और कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कंट्री की डेवलपमेंट में। जब ये चंद्रयान 3 मिशन हुआ था, मतलब किसी ने अगर छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन हुआ किया है ना, अगर किसी ने, उसने भी बहुत प्राउडली फील किया अपने आप को, दैट आई वाज द पार्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। बहुत प्राउडली फील किया है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए हमारे पास लोग आते हैं, तो दिस इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म योरपीडिया, जो इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाता है। हमारे पास लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। एक स्टूडेंट आया था, उसको हमने पूछा कि तेरा बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? सर आई वाज द पार्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। हमने बोला यार ये कैसे? ये तो एक शायद ग्रेजुएट था और पता नहीं किस चीज के इंटरव्यू के लिए वो जा रहा था। हमने पूछा क्या कंट्रीब्यूशन था? उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ कुछ इक्विपमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह के लिए, वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड था उसका, लेकिन उसने भी प्राउडली बोला सर आई वाज द पार्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। तो ये प्राउडली फील करने वाली बात है चीजों को, किस तरीके से तुम उसको प्रेजेंट करते हो और कैसे उसको फील करते हो। और तुम तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो यार, तुम तो हो ही उसी चीज के अंदर, लेकिन बैचलर लेवल पे उतना आपको नहीं अभी तुम आउटकम दे सकते हो, इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो जितना तुम मास्टर्स करके कर पाओगे कंट्रीब्यूशन। और मैं तो बोलूंगा हर किसी को अब्रॉड जाना चाहिए यार, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे एक्सपोजर कुछ और है। आईआईटीज में जाओ, यहाँ पे 2-3 स्टेट का बच्चा बैठा है, आईआईटीज जाओगे ऑल 29 स्टेट का बच्चा वहां पे मिलेगा। अब्रॉड जाओगे बहुत सारी कंट्रीज का बच्चा मिलेगा तुम्हें वहां पे। तो तुम्हें जो एक्सपोजर मिलता है ना, जो तुम्हारा पर्सनैलिटी ग्रूम करता है, वो एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करता है तुम्हारे ग्रोथ के लिए। पढ़ाई, रिसर्च ये एक पार्ट है, लेकिन जो तुम्हें एक्सपोजर मिलता है ना अलग अलग दुनिया घूम के, वो एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करता है चीजों में, वहां से आउटकम आती है। और जो तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आता है और जो तुम्हारे सोचने के नजरिए में जो तुम्हारा चेंज आता है, वहां से फर्क पड़ता है। जब तक तुम फील ही नहीं करोगे कि मैं यार इस कंट्री में हूं, इंडिया कंट्री में हूं, DRDO, ISRO, HAL ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत कुछ कर रही हैं, घुस जाओ ना वहां पे यार। बहुत आसान है, मैं तो तुम्हें बोल रहा हूं, एंटर करना बहुत आसान है वहां पे, लेकिन एफर्ट तो है यार, मेहनत तो लगेगी, लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम मेहनत है। ये चीज मैं बस आपको रियलाइज करवाने का कोशिश कर रहा हूं कि इंजीनियरिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग जो कंट्रीब्यूशन करता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ में। आप थिंक अबाउट, मेरे को कोई और अदर प्रोफेशन बता दो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, या इंजीनियरिंग से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, या इंजीनियरिंग के बराबर कंट्रीब्यूट कर रहा है कंट्री की ग्रोथ में। किसी भी कंट्री, नॉट इंडिया, किसी भी कंट्री की ग्रोथ में। इजराइल छोटा सा कंट्री है, किसके बेस पे उछल रहे हैं वो? टेक्नोलॉजी यार, और किसके बेस पे? सिंगापुर छोटी सी कंट्री है। अब ये मतलब छोटी सी कंट्री, 2 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड फेमस है, हर कोई जाना चाहता है वहां पे पढ़ने के लिए। NTU, NUS की बात कर रहा हूं मैं। अब उसका NRF रैंकिंग देखना 50 के अंदर है शायद, एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं है, सॉरी क्या हुआ रैंकिंग की, आगे जी बात में। तो प्राउड फील करने वाली बात है ये। एनी अदर क्वेरी? वेरी गुड क्वेश्चन। एनी अदर क्वेरी? एंड करें सेशन को? चलो लास्ट में थोड़ा सा, वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी भी आता है ना फ्यूचर में, या आप लोग वहां पे अगर आके इंस्टीट्यूट आके मिलना चाहते हैं, मेंटर से डिस्कस करना चाहते हो, कुछ भी ऐसा करना चाहते हो, यू कैन मीट अस ओवर देयर, राइट। और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, दिस कॉन्टैक्ट नंबर, ये मेरा ही नंबर है, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल करके भी आप चीजों को डिस्कस कर सकते हो। बाकी जो आप लोगों का हमने नंबर लिया है ना, आप लोगों को मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, वहां पे जितने भी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आती है ना, हम लोग वहां पे शेयर करते होते हैं, ठीक है जी। चलो ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बहुत